राजा के व्यक्तियों ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। तेली और तेलिन दोनों को अपूर्ण विश्वास हो गया कि यह लड़का जरूर कोई देवता है, इसीलिए अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को बात से चिंतित थी कि राजकुमारी आखिर उसके साथ कैसे रह पाई, पर राजकुमारी ने उसकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उनके साथ सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का मन है। अंत वह जाकर अपने भाइयों से हिरण मांग कर ले आए। राजकुमारी का तो मन नहीं था कि वह भाइयों से कुछ मांगे, पर वह अपने पति की इच्छा का हनन भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वह मन मार कर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभियों ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने बता दिया कि उसके हिरण खाने की इच्छा है। वह विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बता गई। वह नहीं चाहती थी कि उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे, पर फिर भी भाभियों ने उसके पति के बारे में उसे सुनाया और बोले, जब हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को चुनती। राजकुमारी उसकी जली कटी बातें सुनकर वापस आ गई। उसने सारी बातें विक्रमादित्य को आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने अपना एक रुमाल राजकुमारी को यह कहते हुए दिया कि यदि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो यह रुमाल उन्हें दे देना, वो चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोले कि इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, उनका घोड़ा और तलवार लेने आई हूँ। तलवार और घोड़े ने भी वहां आतंक मचा रखा था, कोई उसके करीब नहीं जा पा रहा था। जब राजकुमारी ने उसकी मांग की तो भाभियों ने सोचा कि अच्छा है, उनका शिकार बन जाएगी, इससे हमें सुकून मिल जाएगा। उन्होंने शहर से दोनों चीजों को ले जाने को कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी और घोड़ा दुलतियां मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की बात याद आई। उसने तुरंत रुमाल निकालकर उन्हें दिखा दी। विक्रमादित्य की रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठा ली और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वह उसे घोड़े की पीठ पर बैठा दे, आज वह शिकार खेलने जाएगी। राजकुमारी ने कहा कि आप कैसे घोड़े की सवारी कर पाएंगे। विक्रमादित्य ने जब जिद की तो राजकुमारी ने तेली की मदद से उन्हें घोड़े पर बैठा दी, पर बिना किसी पकड़ के वह घोड़े से गिरने लगी। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने आंखों में आंसू को छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया। तभी उन्हें लगा कि जैसे घोड़े की लगाम को कोई उसके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी से घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा। आश्चर्य से वह तो स्तब्ध हो गई। उसने देखा कि राजा विक्रमादित्य पूर्ण शरीर में घोड़े पर सवार थे। वह बहुत खुश हुई। तुम्हें उसकी आंखों में जिज्ञासा भर आई, यह जानने के लिए कि आखिर यह क्या है। विक्रमादित्य ने उन्हें आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के उपरांत वह सारी बातें उसे बता देंगे। जब वह जंगल में पहुंचे तो उन्होंने जो भी शिकार की उसके कान और पूंछ काट लिए और शिकार वहीं छोड़ दी। इधर राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में बिना कान पूंछ का जब शिकार देखा तो उन्हें लालच आ गई। उन्हें लगा कि वह ताजा हिरण उसके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वो सारी शिकार उठा ली और वापस मुड़ गए। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद दी। अभी वो कुछ ही दूर चले होंगे, उन्हें तीव्र प्यास लगी। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के जलाशय की ओर मोड़ दिया। वहां पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज ने उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक योगी खड़ा है। एक राजकुमार ने योगी को जल पीने से मना करने का कारण पूछा। योगी बोले, हे राजकुमारों, यहाँ का जल बिना मेरी अनुमति के कोई दूसरा जीव नहीं पी सकता। पर राजकुमारों का प्यास के कारण बुरा हाल था।
उन्होंने योगी से जल के लिए अनुनय करने लगे। योगी ने कहा कि यदि तुम जल पीना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपने कुल्हों पर गर्म सिक्के से दगवाना पड़ेगा। जल के बिना उनकी ग्रीवा शुष्क हो चुकी थी, इसीलिए शर्त मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था और इसीलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने अपने कुल्हों पर सिक्के से दगवाया। फिर जल पीकर वो रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य जो योगी बने हुए थे अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरे राजकुमारी तेली और उसकी पत्नी उसके चारों तरफ एकत्रित हो गए और बोले कि देवताओं की तरफ देखने वाले, तुम अपना परिचय देकर हमारे भीतर जन्मे इस उत्कृष्ट का समन करो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब उन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। बोले कि हे धर्मपिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपने आप बीती का संक्षेप में उन्हें बताया। जब उन्हें पता चला कि वो विक्रमादित्य है तो उसके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वो उनसे नाराज नहीं है, अपितु उन लोगों ने अपने स्वजनों से ज्यादा अच्छा व्यवहार उसके साथ किया है। अगले दिन प्रांत राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर राजमहल यह कहकर भेजा कि इस बार तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि आनाकानी करे तो बोलना कि वो अपने उन शिकारों को केवल दिखा दे। जब वो शिकार को दिखाने राजी हो जाए तो तुम्हें शिकार दिखा दे तो तुम उनसे पूछना कि उन शिकारों के कान और पूंछ कहाँ हैं। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी सारी घटना बता दी और एक थैला उन्हें थमा दिया। बोले कि आखिर में तुम्हें यह थैला उसके सामने पलट देना, फिर मेरे बारे में उन्हें बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के ही भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वही परिस्थितियां जन्मी जो पिछली बार थी, पर अंत में जब उन्होंने डिगे हाँकनी शुरू की तो राजकुमारी ने वह थैला जो विक्रमादित्य ने उन्हें दिया था उनके सामने पलट दी। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। भाभियों ने आश्चर्य से पूछा कि यह सब क्या है। तब राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही पूछो और उन्हें पूछो कि कल रात पोखर का जल पीने पर उन्होंने क्या भुगतान किया है। जब भाइयों की पत्नियों ने उनसे पूछा तो सबने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उसके पास यह कान पूंछ कैसे आए, तो उसने बताया कि वह योगी और कोई नहीं, स्वयं उसके पति थे। भाभियों ने व्यंग्य से कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, एक अपाहिज यह सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिसे अपाहिज कह रही हो वो राजा विक्रमादित्य है। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। यह सूचना राजा को जब मिली तो वो घबरा गए। आखिर उन्होंने ही तो विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग दुखी न हो, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसीलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। अंत आप लोग यह बात अपने मस्तिष्क से निकाल दे कि मैं आपसे नाराज हूँ। सब खुश हो गए और राजा को अपने महल में ले गए। उसकी खूब आवभक्त की। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत राजा ने वहां से विदाई ली और पूरे साजो सामान से राजा ने उन्हें विदा किया। विक्रमादित्य उस राज्य में माल अभाव के साथ रवाना हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजन, अब हम किस ओर चले। विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलो। जब वो लोग विक्रमादित्य की बहन के नगर के पास पहुंचे तो बहन को भी उसके गुप्तचरों द्वारा समाचार प्राप्त हो गया कि उसका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने कर्मचारियों से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में है। गुप्तचरों ने बता दिया कि वह पूरे लव लश्कर के साथ आ रहा है। बहन ने तुरंत राज कर्मचारियों से उसके भव्य स्वागत के लिए कहा और बोली उसे विशेष महल में ठहराया जाए।
जब विक्रमादित्य पहुंच गए तो बहन उसके लिए बेहतरीन व्यंजन बनवाकर उसके स्वागत में पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने वह भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर वह गौशाला में पहुंचे। एक जगह जमीन खोदकर उन्होंने सूखी रोटियां निकाली जो उस समय बहन ने उसके लिए खाने को भेजी थी। जब उस पर लक्ष्मी रुष्ट हुई थी, बहन बहुत ही शर्मिंदा हुई। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी जताई, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, बहन, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, पर तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना था। अगले दिन वो वहां से रवाना हो गए। अपने कर्मचारियों से मित्र के घर चलने को कहा। जब वह मित्र के घर पहुंचे, मित्र बहुत प्रसन्न था और बोला कि तुम्हें प्रश्न देकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वह विपत्ति टल गई, यह देखकर मन बहुत ही आनंदित हुआ है। से अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा कि मित्र, मुझे खुद को भी तुम्हारे यहाँ रुकने की इच्छा थी। वह विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुंचा। वहां दोनों मित्रों के मध्य पुराने दिनों की चर्चा हुई। रात को खाने के समय विक्रमादित्य को वही भोजन परोसा गया जहां पर खूंटी ने हार निगला था। विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन करना शुरू किया, खूंटी ने हर निवाले के साथ हार को उगलना शुरू किया। विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन समाप्त किया, रानी का 9 लखा हार खूंटी पर टंगा दिखाई पड़ा। तभी राजा की निगाह खूंटी पर गई तो वहां उन्हें खोया हुआ 9 लखा हार टंगा दिखा। राजा आश्चर्य से भर उठे। रानी से बोले कि यह कैसी अनहोनी घटना है। इस हार की चोरी का तो इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। तब मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसा कार्य मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता था, जो दुनिया की तकलीफों को हरता रहता है। क्या वह एक तुच्छ हार के लिए इतना गिर सकता है? जाओ अपना हार ले लो। रानी को अपने द्वारा किए गए कार्य पर बहुत ही शर्मिंदगी हुई। उसने हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से क्षमा मांगी और बोली कि हे राजन, मेरी मति को उस समय न जाने क्या हुआ था। मैं जानती हूँ कि उस अपराध की कोई भी क्षमा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मुझे माफ करके मेरी पीड़ा को कम कर सकते हैं। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग ज्यादा दुखी न हो। वह समय मेरे विपत्ति का था। मुझ पर लक्ष्मी रुष्ट थी, इसीलिए वो सारी घटनाएं घटी। फिर उन्होंने वो सारी बातें विस्तार में उसको बताई। फिर अगले दिन अपने राज्य के लिए रवाना हो गए।